नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पेट आगामी परीक्षा जो होने वाली बड़ी जल्द होने वाली है, बहुत दिन अब नहीं बचा है। तो इसी को देखते हुए हम लोग अब जल्दी से जल्दी आप लोगों का जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर और जो मैथ है और रीजनिंग है, इनको कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज का अपना जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस प्लस इसमें करंट अफेयर भी रहेगा। तो उसका क्वेश्चन तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा शब्द संबंधित है। तो हड़प्पा शब्द किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। निम्न में से कौन सा बेमेल है? बेमेल मतलब कौन सी इसमें जोड़ी मैच नहीं खाती है, आपको ये बताना है। तो इसी हिसाब से देखा जाता है एक आंदोलन आपका क्या है? बेमेल है। एक आंदोलन आपको 1999 से लेकर 1920 तक जो दिया है ये गलत है। बाकी आपका इलाहाबाद की संधि 1765 में ये सही है। मैंगलोर की संधि 1784 में ये सही है। नेटू मैरिज एक्ट ये भी आपका सही है। देखिए एक आंदोलन 1921 से लेकर 1922 तक था। यहाँ क्या दिया है? 1919 से लेकर 1920। तो 1921 से लेकर 1922 तक एक आंदोलन आपका चला था। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना था। सिविल मैरिज एक्ट को ही नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। साथ ही इस एक्ट के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। तो आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? तो किस पर डाला जाता है अर्थशास्त्र? तो राजनीतिक। किस पर? राजनीतिक नीतियों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526। निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए। निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो देखिए आपके जो समुद्रगुप्त है, इनका शासन था 335 से 375 था। किनका? समुद्रगुप्त का। फिर इसमें है फिर रामगुप्त, जो कि क्या है 375। फिर उसके बाद आपके हैं श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का 240 से 280। फिर उसके बाद है अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त का 455 से लेकर 467, यानी सबसे लास्ट में ही पढ़ रहे हैं। अब पहले कौन पढ़ रहा है? श्रीगुप्त पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं सी कहाँ पर है आपका। सी देखिए सी वाले में ही है। और अस्कंदगुप्त डी, लास्ट में डी पढ़ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। पहले कौन? श्रीगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त और लास्ट में अस्कंदगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तब बंगाल का उस समय था बेंसी टार्ट। कौन था? बेंसी, बंगाल का पूछा है आपसे। ठीक। कह रहे 1764 के बक्सर युद्ध के समय बेंसी टार्ट बंगाल के गवर्नर थे। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध रहा, यह आप नोट कर लीजिएगा। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व थॉमस हेक्टर मोरो के द्वारा किया गया था। दूसरी ओर बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया। इस युद्ध के बाद लगभग संपूर्ण उत्तर भारत अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये कौन प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल आपका कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपको 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया। कौन? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया। आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर लाल
किला मुकदमा अर्थात दिल्ली केस नवंबर 1945 में चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज की ओर के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। वायसराय लॉर्ड वेबल ने अपने विशेषाधिकार के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को माफ कर दिया। फरवरी 1946 में भारत में नौसेना एवं वायुसेना में विद्रोह हुआ। माइका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। अधिकांश मौसमी घटनाएं यानी किस मंडल में घटती हैं? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में घटती हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। मौसम में होने वाले परिवर्तन क्षोभ मंडल में होते हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को। मौसम में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब घटनाएं किस में घटती है? क्षोभ मंडल में आपके होते हैं। और वायुमंडल में होने वाली समस्त घटनाएं जलवायु एवं मौसमी हलचल इसी स्तर में ही होती हैं। अर्थात मौसम को कर लीजिए, जितनी घटनाएं होती हैं सब आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर, ये भी आपको यानी कि वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? क्षोभ मंडल है। इस परत में ही धूल कण एवं जल वाष्प मौजूद रहते हैं। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर है तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे जोजिला दर्रा जोड़ता है, किन को जोड़ता है ये पूछ रहा है आपसे। तो जोजिला दर्रा आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कहाँ है आपका? श्रीनगर। हाँ, पहला ऑप्शन। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। सीप के दर्रा से होकर सतलज नदी गुजरती है। और जयलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अब बुर्जिल दर्रा श्रीनगर के गिलगित को जोड़ता है। देखिए आपको बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। सीप के दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को के मार्ग का जोड़ता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में है। देखिए हमने आपको कितनी चीजें बता दिया, इससे बातें आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो आपका मैंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मैंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम में समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों स्थित है। किसमें? मैंगलोर और हल्दिया और विशाखापट्टनम। कारण मैंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम में ये आपके दोनों वहीं पड़ेंगे। मैंगलोर में नहीं सॉरी, कह रहा कि हल्दिया और विशाखापट्टनम दो में समुद्री बंदरगाह तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, ये पूछा है आपसे। तो आगरा, दिल्ली, जयपुर। आगरा, दिल्ली, जयपुर। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन सा शहर सम्मिलित है? आगरा, दिल्ली, जयपुर। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित आगरा, दिल्ली, जयपुर शहर हैं। भारत के 3 ऐतिहासिक शहर के बीच स्वर्णिम त्रिभुज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना अक्टूबर 1966 ईस्वी में किया गया। भारत पर्यटन विकास का निगम भारत में पर्यटन के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु वित्तीय साधन उपलब्ध कराते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है? किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह है आपका संयुक्त राष्ट्र। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट नामक रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जेंडर कैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो आपसे यहाँ क्या पूछा था? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एवं एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए?
तो कितने प्रतिशत होने चाहिए आपके? 33%। कितने प्रतिशत? 33% थे। वन नीति के अनुसार 33% क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। भारत में 24.62% भूभाग पर क्या है? वन है। अब भारत में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब भारत में सबसे अधिक प्रतिशत की आप बात करेंगे तो मिजोरम राज्य में 84.53% है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा नरसिम्हा राव द्वारा में 1991, 24 जुलाई 1991 को भारत में उदारीकरण की घोषणा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। उस समय यानी 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। चलिए, जिसे हम एलपीजी भी बोलते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, मतलब दोनों का उसमें अस्तित्व होगा। यही आपका उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है विश्व आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ, यानी कि कब लागू हुआ ये? तो ये आपको हुआ था सन 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2006 से प्रभावी हुआ, जबकि सेज की शुरुआत 2005 में की गई। सेज से होने वाला निर्यात पर सीमा शुल्क, उत्पाद कर, आयकर आदि से छूट प्राप्त होती है। सेज विशेष रूप से परिभाषित उन भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। आपको यहाँ पर मैच कराना है। आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है, तो आपको उसमें मिलाना है कि संविधान संशोधन आपका 368, वित्त आयोग किस में आएगा, वित्तीय आपात किस में आएगा? तो वित्त आयोग आपका आएगा 280 में। किस में आएगा? 280 में। वित्त आपात आपका आएगा 360 में। अब भारतीय अखिल सेवाएं 312 में। तो देखिए संविधान संशोधन 368 में, तो 4 कहाँ है? यह बी वाला है आपका, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280, हाँ नहीं सॉरी, तो संविधान संशोधन 368, अब वित्त आयोग 280, वित्त आपात आपका 360 कहाँ है? ये 360, और अखिल भारतीय सेवाएं ये 312। तो अब 360 क्या रहेगा आपका? वित्तीय आपात रहेगा, वित्तीय आपात रहेगा। वित्त आयोग 280, अब अखिल भारतीय सेवाएं 312। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम प्राधिकारी हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम प्राधिकारी हैं, तो कौन है? उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय, इनके बारे में थोड़ा जानिए। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उपबंध किया गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। संवैधानिक शासन पद्धति में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। यह भारत के संविधान एवं हमारे मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से यहाँ सुमेलित पूछा कि कह रहा है कि सार्वजनिक के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जनगणना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, दल बदल विरोध। दल बदल विरोध तो आपका एक आपको ट्रिक बता रहे हैं कि 10 बहाने कर क्या ले गया दिल, तो 10 से आपकी 10वीं दल बदल बहाने करके, तो आपका तो ये बिल्कुल सही डी वाला कि दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है। तो देखिए, तो आपका ये जो है ना राज्यसभा में सीटों को बंटवारा द्वितीय अनुसूची में, ये आपके बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा को बता दे रहे हैं कि जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का उल्लेख है, ये 7वीं अनुसूची में है। किस में है? 7वीं अनुसूची
और सातवीं अनुसूची के राज्य सूची में है। ये आपका सही है। जनगणना संघ सूची का है विषय, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा सीटों का जो बंटवारा है ये आपका गलत है। राज्यसभा सीटों का बंटवारा कुल एक चौथी अनुसूची में, किस में है? चौथी अनुसूची में है। और दल बदल विरोध आपका क्या है? 10वीं अनुसूची में। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपका किस में है? चौथी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक साथियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची ने केंद्र का विषय है। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है। अदल बदल 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। हरित गृह प्रभाव क्या है? आपसे पूछ रहा है कि हरित गृह प्रभाव क्या है? इसरो ने किस परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके कच्छी मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नेट्रा, NETRA। क्वेश्चन को फिर सुनिए, ये करंट अफेयर संबंधित है। इसरो ने किस परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कच्छी मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है? तो क्या नाम है? नेट्रा। सीमा दर्शन परियोजना। सीमा दर्शन परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को किस सुरक्षा बल के जीवन और कार्य की कल्पना करने में सक्षम बनाना है? तो BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर सुनिए क्वेश्चन को। सीमा दर्शन परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को किस सुरक्षा बल के जीवन और कार्य की कल्पना करने में सक्षम बनाना है? BSF। JITO कनेक्ट 2022 में JITO कनेक्ट 2022 में उद्घाटन भाषण के दौरान PM मोदी ने किस परिभाषित शब्द को एक नया आयाम दिया? तो उस शब्द का आपको था अर्थ है। क्या था? अर्थ है। JITO कनेक्ट 2022 में उद्घाटन भाषण के दौरान PM मोदी ने किस परिभाषित शब्द को एक नया आयाम दिया? तो कौन सा था? अर्थ है। कौन सी राज्य सरकार ई-ईधम योजना शुरू करने के लिए तैयार है, जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करेगी? तो कौन सी सरकार है? हरियाणा सरकार। कौन सी? ई अधिगम, ये हमने गलत पढ़ दिया था, ई अधिगम योजना। तो ई अधिगम योजना किससे संबंधित है? हरियाणा सरकार से संबंधित है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? जमशेदपुर में। क्वेश्चन को फिर सुनिए। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया? जमशेदपुर में। रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया? डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया, तो कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन। DRDO द्वारा सतह मार करने वाली अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है आपका 5000 किलोमीटर। कितना? 5000 किलोमीटर। पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो किस देश ने किया? ये दक्षिण कोरिया ने किया। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़ को किया गया। अब केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? आपके हुमायूं गौहर है। हुमायूं गौहर ऑप्शन अब आपका बिल्कुल सही होगा। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक हुमायूं गौहर है। ये परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति और सेना प्रमुख भी रह चुके हैं।
जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जैसे ऑप्शन है आपका बेसबॉल है, नेट बॉल है, बास्केटबॉल है और सॉफ्ट बॉल है। तो आपके संबंधित किसके? बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? जंप बॉल किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? नेपाल की। तो ये आपकी थी कौन? विद्या देवी भंडारी। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे पक्षी विज्ञान। किससे? ये पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ कहाँ से हुआ? ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ से हुआ था? केरल से। कहाँ से? केरल से। मोहिनी अट्टम मूल रूप से केरल में विकसित हुआ। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। केरल के दो मुख्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम एवं कथकली है। फिर आपसे कह रहा है विजय कारगिल दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं इसे हम लोग? 26 जुलाई को मनाते हैं। विजय कारगिल दिवस की प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठ को मार भगाने के लिए सन 1999 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। यह ऑपरेशन 8 मई से लेकर 26 जुलाई तक चला था। ऑपरेशन चंगेज खां का संबंध 1971 के भारत पाक युद्ध से है। यह ऑपरेशन पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारत के विरुद्ध चलाया गया था। कौन चलाया था? यह ऑपरेशन पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारत के विरुद्ध चलाया गया था। क्या नाम है? चंगेज खान। 11 जुलाई को भी जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो ये संस्थान हमने अभी 67 नंबर में पढ़ा, सॉरी साथियों। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन ये आपको शुरू किया मध्य प्रदेश ने। कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। देखिए, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला और संगीत की ये दिया जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आपको पता चल कि तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये आपके पटियाला, ग्वालियर, कोलकाता, पुणे। तो ये कहाँ पड़ेगा? पटियाला में। कहाँ पड़ेगा? पटियाला में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला था, पंजाब में पटियाला पड़ता है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता था, ग्रीन पार्क आपके कानपुर में। भारतीय खेल प्राधिकरण के 2 प्रमुख शैक्षणिक केंद्र हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला और दूसरा आपका लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन आपका, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी की जब शासनकाल चल रहा था उसमें भारत का राष्ट्रपति कौन था? आपसे ये पूछा है। तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के क्या थे? राष्ट्रपति उस समय थे। जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था। जनता पार्टी की सरकार 1977 से लेकर 1980 तक रही थी। और जनता पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इसका चुनाव चिन्ह हल ले जाता किसान है। हल ले जाता किसान है। किनका? जनता पार्टी जो थी उनका चुनाव चिन्ह का निशान क्या था? हल ले जाता किसान। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, नीलम संजीव रेड्डी भारत के किसी नंबर के राष्ट्रपति थे? 6ठे थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। आपसे पूछता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी के थे। जनता पार्टी का निर्माण कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। और प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई। ये पहली गैर कांग्रेसी मतलब ये होता है कि जो कांग्रेस सरकार का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? भारतीय, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी। तो अंटार्कटिका की खोज अमेरिका ने किया था। कौन किया था? अमेरिका ने किया था। ऑप्शन है बी आपका बिल्कुल सही होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप के अस्तित्व का विचार सर्वप्रथम टालेमी ने
टालेमी ने टर्रा इग्निटा नाम से प्रस्तुत किया। अंटार्कटिका की खोज का प्रथम प्रयास ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने किया था, किंतु वे अंटार्कटिक तक पहुंच नहीं सके। अब फेबियन विलियम सासेन 1820 ईस्वी में वोस्टाक जहाज पर सवार होकर अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आप समझ गए होंगे। तो अंटार्कटिक खोज कौन किया था? अमेरिका देश ने किया था। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। और देखिए, आपके यूपी पेट में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अक्टूबर के माह में ये डेट लगी हुई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नई चीज़ पढ़ने की उसमें कोशिश मत करिए। तो थैंक यू दोस्तों।